हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा वाला जो एग्ज़ाम हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का 28 सितंबर 2025 के। उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जितने क्वेश्चन पूछे गए लाइक 9 to 10 क्वेश्चंस है यहाँ पे मैंने लिया है। तो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा मैं पहले भी वीडियो एक टोपोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड किया था, वहाँ पे बताया था। तो अच्छे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करते हैं तो काफ़ी कंसेप्ट रिवीजन भी हो जाता है, क्लियर हो जाता है, नया चीज़ें सीखने को मिलता है। और नेट लेवल के भी क्वेश्चंस आए हैं तो हेल्पफुल तो है। कुछ नए रिजल्ट्स भी ऐड कर सकते हो अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉन्सेप्ट। इस मोटिव से इस वीडियो को आप देख सकते हो और मेरा बनाने का मोटिव भी यही है। तो करते हैं जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज करके क्वेश्चन पूछा गया था ना कि ये इतने सारे स्टेटमेंट कितने करेक्ट हैं, ऐसे करके सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग टेस्ट फर्स्ट हुआ है उसमें, ठीक है। तो HPSC 2025। So consider the following statement. If all the zeros of a polynomial lie in a half plane, then zeros of derivative also lie in the same half plane. If all zeros of polynomial lie in the unit circle, then zeros of derivative lie in the closed unit disk. ठीक है। इफ ऑल जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स आर रियल देन डेरिवेटिव आल्सो रियल। पॉलिनोमियल्स का जीरोज अगर इमेजनरी है तो डेरिवेटिव का भी जीरोज इमेजनरी होगा। सो देयर इज अ रिजल्ट दैट्स कॉल्ड लुकास थ्योरम। वो ये बोलता है कि अगर किसी फंक्शन का जीरोज किसी रीजन में लाई कर रहा है तो उसके कॉन्वेक्स हल, कॉन्वेक्स जीरोस का कॉन्वेक्स हल यानी जीरोस का जो कॉन्वेक्स कम्बिनेशन बनेगा उसी रीजन में उसके डेरिवेटिव के भी जीरोस लाइक करेंगे। तो इस रिजल्ट का यूज़ से डायरेक्ट इसके आंसर्स जो हैं ये सारे हो जाएंगे, सारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका डिटेल्स क्या है, लुकास थ्योरम का प्रूफ क्या है, वो यहाँ पे नहीं, आपको कोई बुक फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए। बट ये जान जाओ कि ये रिलेटेड रिजल्ट है तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं इसके, ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, बट ये बता दे रहा हूँ कि ये होता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल के जीरोज किसी रीजन में लाइक कर रहे हैं तो उसके जीरोज से जो कॉन्वेक्स हल होगा यानी उसका जो कॉन्वेक्स कम्बिनेशन उसको कंटेंट करने वाला जो रीजन होगा उसी रीजन में जीरोज ऑफ डेरिवेटिव आल्सो लाइक, है ना। तो ये हो जाएगा। बाकी रोचीज थ्योरम से दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो रोचीज थ्योरम सब लोगों ने पढ़ा है और थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि तीन तीन स्टेटमेंट करके दिया हुआ है, दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो ये जो बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लोकेल ऑल जीरोज, नो जीरोज लाई इन द इनसाइड द सर्किल, दिस टू जीरोज लाई विद इन द दिस रीजन, 7 zeros lie within this region. How many of statements given above are correct? कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये पूछा जा रहा है। ऐसे करके सारे ऑप्शंस पूछे गए हैं इसमें। तो रोचीज थ्योरम के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोचीज थ्योरम किस में अप्लाई करते हैं, ऐसे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए ही रोचीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो रोचीज थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें गेस करना होता है कि एफ किसको लें, जी किसको लें। अगर मॉड ऑफ एफ जेड अपॉन जी जेड ग्रेटर देन 1 हो जाए तो एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज इन दैट रीजन। तो वही करना है यहाँ पे। तो हम लोग जी जेड किसको माने, हाफ पे बोला जा रहा है। तो अगर 8z² को मानते हो एफ जेड तो 8z² अपॉन क्या हो जाएगा Z9 + 5। अब हाफ पे ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो दो 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 जीरोज का चांसेस ख़त्म। Z9 देखो तो Z9 भी अगर लोगे तो नहीं आएगा, इसका मतलब जीरोज आने के चांसेस नहीं है। अब ये जब सेकेंड ऑप्शन करोगे उससे भी क्लियर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब अगर हाफ मॉड जेड लेस देन 1, मतलब यहाँ से बोल सकते थे अभी जो फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व किया कि इस रीजन में, हाफ रेडियस वाले रीजन में कोई भी जीरोज नहीं आ रहे हैं, इस रीजन में आएंगे नहीं। तो अगर मॉड जेड इज इक्वल टू 1
के रीजन के अंदर अगर जीरोज आएंगे तो हम बोल दें, 2 जीरोज आएंगे तो बोल देंगे ये सही है, क्योंकि हाफ के अंदर तो कोई भी जीरोज नहीं है, तो जो भी जीरोज आएगा इसी एनालिस्ट के अंदर आएगा, तो हाफ 1 रेडियस वाले रीजन में जीरोज आएंगे कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो 8z² अपॉन z9 + 5, ये कितना हो जाएगा, मॉड ले लो, 8/6 > 1 है, तो इसका मतलब 8z² का जीरोज कितने होते हैं, 2 जीरोज, तो 8z² के 2 जीरोज हैं, तो z9 - 8z² यानी fz जो भी गिवन है उसके और 8z² के जीरोज सेम होंगे, यानी 2 जीरोज इसके हैं। अब 2 जीरोज कैसे बोल रहा हूँ मैं, z² के कितने जीरोज होते हैं, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल 2 जीरोज होता है, बाकी हाफ रीजन के अंदर तक भी जीरोज आ नहीं रहा था, तो दोनों जो जीरोज होगा इसके अंदर होगा, तो यानी ए भी ट्रू 7 जीरोज लाई इन दिस। अब इसको कैसे चेक करेंगे, हमें पता चल गया कि एक रेडियस के अंदर वाला जो रीजन आ रहा है इसमें 2 जीरोज है, 3/2 रेडियस के अंदर चेक कर लेते हैं, ये रीजन मान लेते हैं z लेस इक्वल 3/2। अगर इसके अंदर 9 जीरोज fz के आएंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि 2 जीरोज के अंदर है, यानी और 7 जीरोज इसके अंदर है, तो उसके लिए भी सेम तरीका लगा लो। किसको माने हम लोग, z9 को मान लेते हैं, यही गेस कर रहा है, z9 मानते हैं डायरेक्ट fz, और zz मान लेते हैं 8z² 5 - 8z² 5, वो अगर दे दिया तो फिर पता चल गया कि 9 जीरोज हो रहे हैं, मतलब ये वाला कंडीशन दे दिया, कौन सा, ये वाला कंडीशन fz/gz > 1 वाला, तो दे देगा z9 अपॉन -8z² + 5 हाफ 3/2 है ना, तो 3/2 ये कितना हो जाएगा, 9/4 18 5 कितना हो गया 23, और ये कितना आएगा 3/2 का 9, बहुत ज़्यादा आएगा ना, तो एक से तो ग्रेटर आ जाएगा, तो इसका मतलब 7 जीरोस के अंदर, तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये भी रॉचिस थ्योरम से है, कितना क्वेश्चन किया हमने, दो क्वेश्चन किया, ये भी रॉचिस थ्योरम से है। तो इसमें बोल रहा है कि मैच द नंबर ऑफ जीरोज फॉलोइंग इनसाइड दिस रीजन, तो इसको देख के क्या लग रहा है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, यानी रॉचिस थ्योरम अप्लाई करना है। तो बोला जा रहा है कि इसका जो जीरोज होगा 3 होगा, इसका जीरोज 0 होगा, इसका जीरोज इनफाइनाइट होगा। 3 होगा कि नहीं डायरेक्ट एक बार गेस कर लेते हैं, अगर 4z³ अपॉन z7 + z + 1, अगर मॉड z इज इक्वल टू 1 पे ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब इसके जितने जीरोज होंगे उतना ही जीरोज, इतना प्लस दिस का जीरोज होगा, तो इसके जीरोज की इसका वैल्यू कितना ग्रेटर देन 1 आ ही जाएगा, 4 आ रहा है, नीचे में 3 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इसके z³ के 3 जीरोज होते हैं, तो इसके प्लस दिस यानी जो भी ये दिया हुआ है इसका भी जीरोज 3 होगा। अब इसको करते हैं, इसमें बोला है जीरोज 0 0 होगा, तो z7 एक बार मान लेते हैं fz, और zz मान लेते हैं -5z² z5 अपॉन -5z² + 12, भी ये क्या होगा 1/this नॉट लेस देन 1 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब 5z² को मानोगे तो क्या आएगा z7 + 12, ये भी लेस देन 1 आएगा, 12 को मानना पड़ेगा fz, 12 अपॉन दिस z5 - 5z², ये क्या आएगा लेस देन 1 आएगा, है ग्रेटर देन 1 आएगा, सॉरी, हाँ 6 आएगा, 2 आ रहा है, उसका मतलब 0 0 कांस्टेंट के कितने जीरो होते हैं 12 कांस्टेंट को, fz इज इक्वल टू नॉट 0 रहता है, fz इज इक्वल टू देन अनकाउंटेबल नंबर जीरो, बट fz इज इक्वल टू 12 के कितने जीरोज हैं, नो जीरोज, देन z7 - 5z² + 12 के भी नो जीरोज, तो नो जीरो यानी 0 जीरोज, तो ये भी 1 भी 2 2 भी 2, थर्ड में बोल रहा है कि इनफाइनाइट जीरोज होगा। अब बताओ e⁻z 3z² अपॉन e⁻z ले लेते हैं, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा दिस रीजन में, क्योंकि e आएगा ये 3 आएगा, e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है और 3 है, तो ग्रेटर देन 1, यानी 3 से z² का जीरोज कितना होता है
2 होता है, तो e⁻z-3z² का जीरोस भी 2 होगा। तो इनफाइनाइट बोल रहा है तो गलत हो गया, तो ओनली 2 पेयर्स करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट दोनों दिए, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लेट एफ दिस बी एनालिटिक फंक्शन सर्टिफाइंग एफ जीरो इज इक्वल टू 1, एफ e⁻i थीटा यानी पोलर फॉर्म में दिस है, देन देयर एग्जिस्ट जेड नॉट बिलोंग्स टू दिस रीजन सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नॉट इज इक्वल टू 0। if f is f is analytic at infinity then derivative of f need not be analytic at infinity। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके हर एक ऑर्डर और डेरिवेटिव भी क्या होगा, एनालिटिक होगा ना, ऐसा होता है रिजल्ट। तो अगर इन्फिनिटी पे एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव भी इन्फिनिटी पे एनालिटिक होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें एनालिटिक दिया हुआ है सेटिस्फाइंग दिस, एफ जीरो पे 1 है, दिस ग्रेटर देन 2 है, थीटा इसमें लाई कर रहा है, तो एक कोई पॉइंट मिलेगा जस्ट कि इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा इसके बारे में कि अंदर में जीरोस मिलेगा ही इस फंक्शन का जो कि एफ जीरो को 1 में भेज रहा है, ई आई थीटा ग्रेटर देन 2 है। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा सोचने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल तो लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है। तो लगा सकते हैं, तो इसको कंट्राडिक्शन से सोचते हैं। मान लेते हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जेड नॉट सच दैट नॉट इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो 1/f(z) क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा यहाँ से 1/2 से, ये वाले कंडीशन से। अगर हम r का वैल्यू 1 ले ले रेडियस, सो z मतलब r आई थीटा, r का वैल्यू 1 ले ले थीटा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर एफ जेड नॉट इक्वल टू 0 है रीजन में तो 1/f(z) दिस हो जाएगा जब z इज इक्वल टू ई आई थीटा है और थीटा बिलोंग्स टू -π से π है। ठीक है, इसका मतलब एफ जेड ग्रेटर देन 2 आ रहा है। सॉरी, एफ जेड क्या आ रहा है, एक मिनट यहाँ पे लेस देन 0 होगा ना, लेस देन 1/2 होगा। ये अगर एफ जेड ग्रेटर देन 2 है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो लेस देन 2 होगा, यानी एफ जेड ग्रेटर देन एफ जेड ग्रेटर देन 2। सॉरी, यहाँ पे 1/f(z) लेस देन 1/2 है, इट मीन्स 1/f(z) का मैक्सिमम वैल्यू 1/f(z) इज एनालिटिक, f(z) नॉट इक्वल टू 0, then 1/f(z) is analytic and maximum value will be less than 1/2. Okay, so the given condition f0 is equal to 1 क्या imply कर देगा कि 1/f0 is equal to 1 which is not half, इनसाइड में उससे बड़ा वैल्यू मिल रहा है, तो ये कंट्राडिक्ट कर गया कि एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नॉट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड आर फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स सी बी द यूनिट डिस्क विद काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो जेड एम ये कब 0 होगा, ये कब 0 होगा, ये कब 0 होगा, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पीएचडी के रिटन में किसी ने मेरे से पूछा था, तो पीएचडी के रिटन में इस टाइप के मॉड ऑफ डीजेड वाले क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ये भी क्लियर कर लेंगे आज हम लोग। तो ये सबसे पहले फर्स्ट जो ऑप्शन है जेड एम डी जेड, ये 0 कब होगा, जब ये एनालिटिक होगा तो कॉचीज थ्योरम से 0 ऑलवेज हो जाएगा, बट इंटीजर भी हो सकता है। अगर एम इज इक्वल टू 1 लेंगे देन 1/z हो जाएगा, 1/z का रेसिड्यू थ्योरम लगाना पड़ेगा, इसका वैल्यू 2π आ जाएगा, तो -1 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी लेंगे तो रेसिड्यू 0 आएगा, अदरवाइज या एनालिटिक होगा, अदरवाइज रेसिड्यू 0 आएगा। दैट्स वाई ऑलवेज
एम नॉट इज इक्वल टू -1 के अलावा हर एक केस में क्या आएगा 0। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सेकेंड जेड बार इज इक्वल टू एम। तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, मॉड जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड बार, और ये वैल्यू 1 हो गया, यानी जेड बार, यानी जेड बार इज इक्वल टू 1/z। तो यहाँ से सी 1/z एम डी जेड हो गया। अब बताओ आप कि ये ज़ीरो कब होगा, ऑलवेज ज़ीरो होगा एक्सेप्ट जब इसकी रेसिड्यू 1 आएगी। तो रेसिड्यू 1 कब आएगी इस इंटीग्रेंट की, जब एम का वैल्यू 1 होगा, है ना। तो एम नॉट इक्वल टू 1 पे तो ये क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट जेड टू द पावर एम डी जेड। ये अच्छा क्वेश्चन है, डी जेड को कैसे करें ब्रेक। तो जेड इज इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग ई आई थीटा, ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू सोचते हैं। तो चूंकि मॉड जेड इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, ई टू द आई थीटा मान लेते हैं, थीटा बिलोंग कर गया 0 से 2 पाई में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई। हाँ, डी जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई ई आई थीटा डी थीटा, यानी ये हो जाएगा z टू द पावर m का वैल्यू हो गया e टू द पावर आई एम थीटा इंटू डी जेड का वैल्यू हो गया डी थीटा अपॉन ई आई थीटा ना। तो हाँ, ये मॉड ऑफ डी जेड है ना, तो मॉड ऑफ डी जेड के जगह पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ डी जेड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा ओनली बचेगा, तो ये नहीं आएगा, ये हो गया। अब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, आई थिंक इधर आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है इसकी वैल्यू, ई टू द पावर आई एम थीटा बाई आई एम, 0 से 2 पाई। तो 0 माइनस 0 तो आएगा ही, अगर एम का वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो एम का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, अदरवाइज ये 0 आएगा, इसलिए एम नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो 1 भी ट्रू, 2 भी ट्रू, 3 भी ट्रू, सो ऑल 3 पेयर्स आर ट्रू, ठीक है। तो ऐसे मॉड डी जेड वाले के क्वेश्चन को ऐसे लेंगे, जेड का वैल्यू ई आई टीटा लेंगे, आर ई आई टीटा ले लेंगे, मॉड फिर डी जेड निकाल के मॉड डी जेड निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 1 था, ये 0 से 2 पाई हो जाएगा पोलर फॉर्म में, इसका लिमिट भी। ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं सारे कॉनिक सेक्शंस के, पैराबोला के इक्वेशन यही होता है, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस जेड वन समथिंग। इलिप्स का ये होता है जेड माइनस ए प्लस जेड माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर है समथिंग, ये जेड माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो ऑल 3 पेयर्स आर ट्रू, ठीक है। तो सर्किल का ये तो होता ही है, जानते हो आप लोग, इज इक्वल टू 1। इसका होता है इलिप्स का ये जेड माइनस बी इज इक्वल टू सी मान लो कुछ भी, और इसका ये इसी टाइप का होता है जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस जेड वन पैराबोला का। तो तीनों करेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये सारे का, पैराबोला का, इलिप्स का, सर्किट का। ये अच्छा क्वेश्चन था। ई टू द पावर जेड का मैप्स वर्टिकल लाइन सेगमेंट में क्या होगा, मॉड ऑफ ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड मैप्स वर्टिकल लाइन सेगमेंट दिस। वर्टिकल लाइन सेगमेंट मतलब ये मान लिया ये पाई है, ये माइनस पाई है, ये ए 0 है। तो ये लाइन का इमेज क्या आएगा, उसका मॉडुलस क्या आएगा। तो ई टू द पावर जेड है, इसका मॉडुलस ई टू द पावर, हाँ जेड, सो जेड को एक्स ई आई वाई लिख लो। तो एक्स का क्या है, ई टू द पावर ए है, इंटू ई टू द पावर आई वाई लिख लो, वाई कुछ भी लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ई टू द पावर ए ही आएगा मैप, इसका ई टू द पावर ए आ गया, इजी है।
अब ई टू द पावर जेड मैप हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वाई इज इक्वल टू बी, बी क्या है, ये है, ये लाइन मानिए है बी जीरो है, तो इस लाइन का इमेज अंडर दिस मैप क्या आएगा, जो आएगा उसका आर्गूमेंट ऑफ ई टू द पावर जेड बी आएगा, ये बोल रहा है। तो इसको अगर लिखें ई टू द पावर जेड को, तो क्या लिखेंगे, ई टू द पावर एक्स प्लस आई बी, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आई बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस बी प्लस आई साइन बी। तो आर्गूमेंट इसका अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स यानी साइन b बाई कॉस b, ई टू द पावर एक्स भी आएगा, दोनों कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, b ही आ गया, tan b आएगा, tan इनवर्स ऑफ tan b क्या आएगा, b आएगा, तो दोनों करेक्ट, तो बोथ 1 और 2 आर ट्रू। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। इफ़ ए रेशनल फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू पी जेड बाई क्यू जेड हैज़ ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन डिग्री ऑफ एफ जेड इज ग्रेटर लेस इक्वल डिग्री ऑफ क्यू जेड। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी कब होगी, अगर डिग्री ऑफ पी जेड जो है छोटा हो और डिग्री ऑफ पी जेड बड़ा हो, तो ज़ीरो पे तो पोल आएगा अगर ये होगा, बट इन्फिनिटी पे तो वैल्यू ही जीरो दे देगी ना, इन्फिनिटी पे लिमिट निकालोगे, तो इसका मतलब ये क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ये ट्रू हो गया। फिर इफ ए रेशनल फंक्शन दिस हैज़ ए पोल एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो डिग्री ऑफ पी जेड ग्रेटर देन क्यू जेड। सब लोग गलती ये करेंगे कि जेड इज इक्वल टू जीरो पे समझेंगे, बट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे दिया हुआ है, तो पी जेड का डिग्री बड़ा होगा, डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ ऊपर में जेड बढ़ेगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ जाएगा लिमिट, तो पोल तो होगा ही, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो आई थिंक सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ये क्वेश्चन कर लिया, ये कर लिया, ओके। सो अब जो रियल आंसर्स का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सॉल्यूशंस भी मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगा, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसका सॉल्यूशंस हेल्पफुल होगा, रिवीजन में हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।